स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट का जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम है कीट प्रबंधन की अवधारणा। वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा थ्योरी है बस सब कुछ पढ़ने के लिए। और इसमें जो है एकीकृत कीट प्रबंधन, इसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसी में कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं। फिर भी आप शुरू से जो भी पढ़ना चाहें वो सब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ मेन चीज़ें नोट की हैं। जैसे जो कुछ ज़रूरी है वही लिखा है खाली बस, और बाकी सब मैंने छोड़ दिया है। जैसे कि हर चीज़ तो अब ज़रूरी नहीं होती, और अगर मैं सारी चीज़ें लिख लूँगा तो वो किताब बन जाएगी, वो नोट्स नहीं रहेंगे फिर। इसलिए मैंने कुछ मेन चीज़ें रखी हैं। लेकिन जो मेन हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मिस नहीं किए हैं मैंने। भले उनके बारे में थोड़ा लिखा है पर मैंने लिखा है उनके बारे में। तो नोट से पढ़ते हैं क्योंकि ये तो बहुत लंबा है। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये रहा नोट्स, और इसका जो चैप्टर 2 है कीट प्रबंधन की अवधारणा, इसके अंतर्गत हमने एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में बताया सबसे पहले उन्होंने, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? पर्यावरण पर कीटनाशक या कवकनाशी रसायनों के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाए गए विभिन्न योजनाबद्ध वैज्ञानिक तकनीकों पद्धतियों की मिलीजुली पौध सुरक्षा पद्धति को एकीकृत कीट व्याधि प्रबंधन कहते हैं। तो यानी कि एक ऐसी योजनाबद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का एक मिला जुला एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो और जो कीटों का अपना जो प्रबंधन है वो भी हो जाए, तो उसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन कहते हैं। और दूसरी यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वातावरण को नुकसान पहुँचाए बिना कीटों की बढ़ती हुई संख्या को रोका जा सकता है। इसमें कोई भी विधियाँ हो सकती हैं, जैसे यांत्रिक, भौतिक और भी कई सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यही है एकीकृत कीट प्रबंधन। इसके बाद इसमें महत्व के बारे में लिखा हुआ है। महत्व में कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो हम ये महत्व किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें टोटल जितनी हेडिंग्स हैं उतनी हमें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही सेम चीज़ 2-3 चैप्टर्स में रिपीट हुई है आगे, इसलिए मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एकीकृत कीट प्रबंधन का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ IPM। और पहला है, यह राष्ट्रीय आय के अनुरूप होते हैं, विकसित देशों के लिए शैक्षिक हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह अति आवश्यक हैं। अपने पास एक और किताब थी पीछे, शायद 3rd सेमेस्टर में थी, IPM की किताब थी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें भी यही सेम चीज़ लिखी हुई थी। ये चीज़ मैंने 2 जगह लिखी हुई देखी थी, उस किताब में भी और इसमें भी है। इसमें भी 3 जगह शायद ये चीज़ रिपीट हुई है। तो ये शायद से ऐसी रिपीटेड चीज़ है, ये शायद एग्ज़ाम में आ सकती है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि अधिक उपज वाली प्रजातियों के कीट नियंत्रण में यद्यपि करोड़ों रुपए व्यय होते हैं, फिर भी इन फसलों के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से इस मद पर व्यय होने वाली धनराशि अपर्याप्त है। अंततः भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब एकीकृत कीट नियंत्रण न केवल उपयोगी वरन अति आवश्यक होगा। तो उसके बारे में बस उतना ही लिखा है मैंने, उसमें किताब में ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, ये अति सक्षम एवं अल्पव्यापी नियंत्रण विधि है। यानी कि जो IPM है वो अल्पव्यापी नियंत्रण विधि है, बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो धन तथा विदेशी मुद्रा का जो कीटनाशकों को क्रय में व्यय होता है की बचत होती है, और साथ ही कीट प्रकोप प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो व्यय होने वाला जो धन है अपना कीटनाशकों में या कीटनाशकों की खरीद में जो व्यय होता है धन, उसकी बचत होती है, और साथ ही कीट प्रकोप प्रारंभ होने से पहले ही ख़त्म हो सकता है अगर हम IPM का प्रयोग करें तब। कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा तो कीटनाशकों पर क्रय होने वाला धन जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो तीसरा है, प्राकृतिक संतुलन नहीं बिगड़ता है। ऐसा दृढ़तापूर्वक विश्वास किया जा सकता है कि यदि एकीकृत नियंत्रण विधियां अपनाई जाएं तो इस प्रकार के प्राकृतिक असंतुलन के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक संतुलन, अगर हम IPM का प्रयोग करते हैं तो प्राकृतिक संतुलन जो है वो नहीं बिगड़ता, यानी प्रकृति पर कोई भी असर इससे नहीं पड़ेगा। चौथा है, कीटों की कीटनाशी अवरोधी जातियों का विकास रोका अथवा निलंबित किया जा सकता है। यदि कीट नियंत्रण विधियों में अनेक विधियों को योजनाबद्ध किया जाए तो कीटों में कीटनाशकों के प्रति अवरोधकता के विकास की संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं। तो IPM जो है वो कोई एक विधि नहीं है, उसमें ढेर सारी विधियों का एक सम्मेलन है, तब जाके IPM बनता है। जैसे अगर हम ढेर सारी विधियों को योजनाबद्ध कर दें एक के बाद एक, जैसे कि सबसे पहले हम नियंत्रण करें, एक के बाद एक यांत्रिक, भौतिक
और रासायनिक नियंत्रण को अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो हम जो कीटों के कीटनाशकों के प्रति अवरोधकता है उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। यानी कुछ कीट क्या करते हैं, अगर हम बहुत सारे जो कीटनाशक हैं अगर समय पर लगाते रहते हैं, मतलब एक फसल में एक ही प्रकार का कीटनाशक अगर हम प्रयोग करते रहें तो वो अवरोधी हो जाती हैं। वो कुछ कीट होते हैं जो उनसे नहीं मर पाते, उनसे ख़त्म नहीं होते, तो फिर हमें और नई कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो यानी कि जो अवरोधकता है वो संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी अगर हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके अगर करें इनका नियंत्रण। तो अगला है कीटनाशी अवशेष के खतरे को कम किया जा सकता है। जैसे एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम होगा। इस प्रकार कीटनाशी अवशेष द्वारा उत्पन्न घातक परिणाम स्वयं कम हो जाएंगे। यानी कि अगर एकीकृत कीट प्रणाली के अंतर्गत कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो कम होगा तो उनके द्वारा जो अवशेष हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे, कीटनाशी अवशेष। ठीक है, तो अगला है कीटनाशी उद्योग की बढ़ोतरी होगी। जब एकीकृत नियंत्रण प्रणाली में कीटनाशक का प्रयोग एक आवश्यक हिस्सा बन जाएगा तो वही कीटनाशकों के प्रयोग हेतु धन प्राप्त करने संबंधित सभी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और इस प्रकार कीटनाशी उद्योग को बहुत लाभ पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है आईपीएम में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशकों का प्रयोग तो होता है पर बहुत कम होता है। तो कीटनाशी उद्योग कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर अगर हम आईपीएम का प्रयोग करें कि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कीटनाशक उद्योगों की कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कीटनाशी उद्योगों की जो है वो बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि हम देख कर खरीदेंगे कौन सी कीटनाशक कहाँ पर ज़रूरी है और प्रबंधन में किस किस तरीक़ा से उसका प्रयोग किया जाएगा, वो सब हमें देखना होता है। तो कीटनाशी उद्योग की बढ़ोतरी होगी, ना कि कमी। उसके बाद ये 6 हेडिंग्स थी। उसके बाद अगला आया है एकीकृत कीट व्याधि नियंत्रण के घटक यानी कंपोनेंट्स क्या हैं। आईपीएम में जो विधियां अपनाई जाती हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, उनके कुछ घटक लिखे हुए हैं, सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे ग्रीष्मकालीन जुताई एवं खेत की सफाई। तो फसल कटने के बाद प्रकोपित पौधों के अवशेष तथा कीटों को शंखी अवस्था में खेत में ही रह जाती हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई कर इन अवशेषों को इकट्ठा कर नष्ट कर देने से रोगजनक का जीवन चक्र टूट जाता है। अगर हम जुताई करके जो फसलों के जो अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके अगर हम जला दें तो रोगजनक का जो जीवन चक्र है वो टूट जाता है। अगला है बीज एवं बीजोपचार। बीजोपचार हेतु 2 ग्राम थायराम व 1 ग्राम कार्बेडाजिम की मिश्रित मात्रा अथवा कार्बोक्सिन प्लस थायराम की 2 ग्राम मात्रा द्वारा अथवा ट्राइकोडर्मा बेडी के द्वारा 10 ग्राम से प्रति किग्रा बीज का उपचार आवश्यक है। यानी कि ये जो मैंने बताया इन सब से अगर हम, ये सब रासायनिक प्रक्रिया है वैसे तो इससे अगर हम बीज का उपचार करें तो उसमें जो रोग वगैरह होते हैं, जो पहले से अगर उसमें कुछ रोग होंगे तो वो सब धुल जाएंगे, एक तरह से वो उपचार हो जाएगा बीज का। तो अगला है फसल चक्र। फसल चक्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है आईपीएम में। रोग व कीटों से ग्रसित क्षेत्रों में उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे एक के बाद दूसरी फसल, किस फसल के बाद कौन सी फसल अपनाने से उसमें रोगों की या फिर कीटों की जो संभावना है वो कम हो सकती है, वो सब देखना पड़ता है। समय पर निराई जैसे हम बोलते हैं, फसलों की नराई बोल देते हैं। फसल अवधि में उचित समय पर निदाई कराने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, साथ ही कीटों को आश्रय देने वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। उनको हम इसे हम यांत्रिक विधियों में रख सकते हैं, क्योंकि हम हाथों से ये सब काम करते हैं खरपतवार निकालने का। तो ये हो गया। फिर अंतर्वर्ती फसल पद्धति है। किसी मुख्य फसल के साथ अंतर्वर्ती फसल पद्धति होती क्या है कि किसी मुख्य फसल के साथ अन्य 1 या 2 असमान फसलों को भूमि के उसी क्षेत्र में पंक्तियों में उगाने को अंतर्वर्ती फसल प्रणाली कहते हैं। तो इसका भी प्रयोग हमें आईपीएम में करने को मिलता है। समुचित उर्वरक का उपयोग। ये जो उर्वरक हम डालते हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं डाल रहे हैं या कम तो नहीं डाल रहे हैं। तो मृदा परीक्षण के उपरांत उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा को प्रयोग में लाना चाहिए। मृदा में यदि कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में दिया जाए या उसकी कमी हो तो फसल में कीट व्याधि का प्रकोप बढ़ता है। तो कोई भी उर्वरक ना तो ज़्यादा पड़े और ना ही कम। उसके बाद अगला है यांत्रिक विधियों का उपयोग। 7वां पॉइंट है यांत्रिक विधियों का उपयोग। खेत में केवल कुछ ही पौधे रोगी होते हैं जिनसे रोग अन्य पौधों पर फैलता है, अतः रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर देने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये भी विधि है। इसके बाद है जैविक विधियों द्वारा कीट व्याधि नियंत्रण। जैविक नियंत्रण क्या होता है? जैविक नियंत्रण में जैसे जैविक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ लाभदायक जीवों, जैविक नियंत्रकों, रोगनाशकों, कीटनाशकों द्वारा हानिकारक एवं रोगकारक जीवों का आंशिक या पूर्ण रूप में विनाश किया जा सकता है। जैविक विधियों में जैविक जीवों का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। जैसे कि अगर किसी कीट को हम देखें, कोई ऐसा कीट है जो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है किसी खेत में, तो उसका जो प्राकृतिक शत्रु है अगर हम उसे लाकर खेत में मतलब एक नियंत्रित
अवस्था में मिलाएं या फिर दें अगर हम अपने खेत में, तो फिर ऐसा होगा कि वो जो है अपने प्राकृतिक जो शत्रु है उस कीट का, वो उसे खा जाएगा, यानी उसकी संख्या को कम कर देगा। तो जैविक नियंत्रण में ये जीव भी आते हैं जो कि इन कीटों को नियंत्रित करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, इसीलिए इसे जैविक विधि कहते हैं। फिर जैविक कीटनाशियों के लाभ लिखे हैं, यहाँ पर कुछ लाभ हैं जो किताब में थे वही लिखे हैं मैंने, कुछ कट नहीं है इसमें। तो पर्यावरण संतुलित रहता है, हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रु मित्र कीट बचे रहते हैं, और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जैसे हम क्या करते हैं इसमें, ये वाला पॉइंट थोड़ा ज़रूरी है। तो हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रु या मित्र कीट बचे रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक शत्रु हैं, प्राकृतिक शत्रु वैसे तो कीटों के हैं और हमारे जो है मित्र कीट हैं, तो वो बचे रहते हैं अगर हम जैविक कीटनाशियों या रोगनाशियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर हम कुछ कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो कीट होते हैं, हानिकारक कीट तो मरते ही हैं, लेकिन साथ में प्राकृतिक शत्रु भी मर जाते हैं उनके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हानिकारक कीट मरने चाहिए, प्राकृतिक शत्रु अगर मर जाएंगे तो उनका जो नियंत्रण है वो कठिन हो जाएगा। उसके बाद आता है मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, यानी वो रासायनिक जो कीटनाशियाँ होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होती। तो अगला है एकीकृत कीट रोग प्रबंधन के लिए आवश्यक अवयव, फफूंदनाशक, कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त। इसके बाद आता है 9वां है ये सीमित रासायनिक कीटनाशियों फफूंदनाशियों का उपयोग। तो इस घटक में बताया गया है कि लिमिटेड रहकर हमें कीटनाशियों और फफूंदनाशियों का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जब हानिकारक पीड़कों की संख्या आर्थिक हानि के स्तर से ऊपर हो तब ऐसे कीटनाशियों कवकनाशियों का उपयोग करना चाहिए जो वातावरण के मित्रवत हो, साथ ही कीट व्याधियों में नियंत्रण भी करें। उसके बाद है एकीकृत कीट प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ IPM, जो कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ। तो सबसे पहला है कीटों एवं प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी करना, यानी एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य कार्य कीट निगरानी करना एवं पूर्वानुमान लगाना है, जो कि प्रबंधन निर्णय में मदद करता है। यानी कीटों और प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी रखना, यानी कि हमें पहले से ही पूर्वानुमान लगा कर रखना पड़ेगा कि किस खेत में कीटों की कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और उनके प्राकृतिक शत्रुओं को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं और उनके द्वारा मतलब कीटों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्षति स्तर की अवधारणा, यानी कि आर्थिक सीमा स्तर और आर्थिक क्षति स्तर वे अवधारणाएं हैं जिनका उपयोग कीटनाशकों तथा पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो EIL और ETL मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, शायद पहले चैप्टर में। तो आर्थिक सीमा स्तर यानी वो स्तर है जहाँ पर कीट अगर पहुँच गए तो फिर वो हानि कर देंगे, और मतलब आर्थिक क्षति स्तर होता है वो जहाँ तक अगर कीट पहुँच गए तो वो हानि कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक सीमा स्तर क्या होता है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम कीटों को नष्ट कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग करके हम IPM में और बेहतर सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा पहले से ही कि अगर इनकी संख्या जो है आर्थिक सीमा स्तर तक पहुँच चुकी है तो हम उनके नियंत्रण में कुछ ना कुछ विधियाँ अपना सकते हैं जिनसे उनका जो है पूरी तरह से प्रबंधन किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है कीट नियंत्रण की कार्यनीति और एकीकरण, अनुकूल कार्यनीति का सही चयन करना और उन्हें मिश्रित करना ताकि प्रत्येक घटक एक दूसरे का पूरक हो। तो इसमें कार्यनीति यही है कि एक के बाद एक हमें योजनाबद्ध करके तरीकों को चलना पड़ेगा कि पहले हमें बीज निकालने हैं, कि हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें फसल की सफाई या फिर बीज उपचार करना है, उसके बाद हमें कीटनाशकों का प्रयोग, ऐसा सब कुछ मतलब पहले ही कार्यनीति हमें तैयार करके रखनी चाहिए, हर फसल के लिए ऐसा होना चाहिए। इसके बाद है निवारक अभ्यास, यानी कि इसी में ये 2 प्रकार हैं इसके, निवारक अभ्यास और दूसरा है रोग निवारक अभ्यास। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये दूसरा चैप्टर है, मतलब हाँ ये दूसरा चैप्टर है। और इसके बाद कुछ भी ऐसा है अगर जो आपकी समझ में नहीं आता है तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये देखिए दूसरा चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहें तो। इसके बाद ये वही सब चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, बस ऐसा है मैंने कुछ चीज़ें कट कर दी हैं क्योंकि सारी चीज़ें लिखना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है निवारक अभ्यास के बाद, रोग निवारक अभ्यास। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है, विश्व के कई भागों में इसके प्रयोग से बहुत सी फसल अस्पष्टदायी प्रकोप बढ़ गया है। किसके प्रयोग से मतलब बहुत सी फसलों पर अस्पष्टदायी प्रकोप बढ़ गया है, तो वो है DDT का प्रयोग जो है वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा किया जाने लगा
जैसे जैसे लोगों का मानना होता है कि जितना ज़्यादा हम प्रयोग करेंगे कीटनाशकों को उतना ही मतलब और ज़्यादा फायदा होगा, तो ऐसा नहीं है, नुकसान भी होता है फसलों को। उसके बाद क्वेश्चन है कि एकीकृत कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने ये अभी परिभाषा में आपको बताया था, ये परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एकीकृत कीट प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य में आप महत्व लिख सकते हैं जो मैंने बताया। एकीकृत कीट प्रबंधन किसानों के लिए क्यों अनिवार्य है, विस्तार से समझाइए। तो इसके लिए आप लॉन्ग में एक क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से एकीकृत कीट प्रबंधन से, जिसमें आप महत्व को, इसके महत्व को शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप टोटल पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें किसानों के लिए क्यों आवश्यक है। एकीकृत कीट व्याधि नियंत्रण के घटक लिखिए, और घटक मैंने आपको बताया ही, ये जो यहाँ तक ये 9 घटक ही थे। तो बस यही था चैप्टर 2, और अगले चैप्टर मिलते हैं। और ये जो अगला चैप्टर है वो हो सकता है 2-3 दिन बाद आए, और क्योंकि मैं भी नोट्स अभी तैयार ही कर रहा हूँ, तो ठीक है।